रुटेरिया के करंट अफेयर्स को हम लोग कर रहे थे और इसमें जो हमारा चल रहा था समय सामयिक 360 करके, ठीक है। इसमें साल भर की जो घटना जो है, ठीक है, वो सबको बहुत डिटेल्स में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसी को पढ़ रहे थे, आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न जो है बिम्स्टेक को लेकर लेकर आ रहा है। तो देखेंगे मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल, जिसको हम लोग संक्षेप में बिम्स्टेक कहते हैं, चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। तो बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और अपनाया गया बिम्स्टेक के किस सम्मेलन में? तो 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन में, जो कि कहाँ पे संपन्न हुआ था, तो क्या बताएंगे कहाँ पे संपन्न हुआ था? श्रीलंका में। कहाँ पे संपन्न हुआ है, क्या बताएंगे? तो श्रीलंका में ये जो था आपका संपन्न हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। तो बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन की बात करें कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो श्रीलंका में हुआ है, ठीक है। इसे आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे किया ये गया, तो बिम्स्टेक के जो चार्टर पे हस्ताक्षर यहाँ पे किए गए, ठीक है। यह चार्टर बिम्स्टेक को राज्यों या संगठनों से पर्यवेक्षक या यहाँ तक कि सदस्य बनने के अनुरोधों को स्वीकार करने की भी अनुमति देगा। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो बन जाता है बिम्स्टेक से, वो ये सारे प्रश्न बनते हैं जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित 7 सदस्य देश शामिल है, ठीक है। तो ये जो भी 7 देश हैं, वो बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। टोटल सदस्यों की संख्या 7 है। भारत इसका सदस्य है, क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है? ईस्ट दक्षिण तीन तरफ से हम लोग समुद्र से है ना, ईस्टर्न है, ठीक है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर है। तो भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड शामिल है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में कौन कौन शामिल है, तो क्या बताएंगे? बी फॉर भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ऐसे तो नहीं याद कर सकते हो आप। भारत है, म्यांमार, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और साथ में थाईलैंड है। कितने देश है इसमें? तो टोटल देश इसमें 7 है, ठीक है। दिसंबर 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसे शुरू में BIST कहा जाता था, BIST कहा जाता, जिसे बाद में बिम्स्टेक भी इसको कहा जाने लगा, ठीक है। तो शुरू में इसको BIST कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको बिम्स्टेक का नाम दिया गया। तो दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ, 2004 में कौन शामिल हुआ, तो भूटान और नेपाल जो था 2004 में इसमें शामिल हुआ, ठीक है। और इससे जो डिक्लेरेशन जो संबंधित है उसको बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, या फिर बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बताना है बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो बैंकॉक में हुई थी, ठीक है। बाकी दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार भी शामिल हो गया, 2004 में भूटान और नेपाल इसमें शामिल हुआ था। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिम्स्टेक के देश क्या रहेगा ना, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, सबके सब भारत के साथ बॉर्डर बनाता है, सिवाय थाईलैंड को छोड़ के, ठीक है। बांग्लादेश बनाती है, भूटान बनाती है, नेपाल बनाती है, श्रीलंका बनाती है, म्यांमार भी बनाती है, थाईलैंड नहीं बनाती है, ठीक है। श्रीलंका का भी बनता है भाई, समुद्र में बनता है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अनुमानित जनसंख्या की बात करेंगे तो 1.8 बिलियन है, जो कि अकेले भारत ही 1.5 बिलियन संभाले हुआ है। वैश्विक जनसंख्या का 22% है और जीडीपी का 4.5 ट्रिलियन की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, जिसमें से अकेले भारत का होगा मोर देन 3 ट्रिलियन से ज्यादा, तो अकेला भारत ही है, ठीक है। वैश्विक जीडीपी का 4.5% है, 4.5 ट्रिलियन है। वैश्विक जीडीपी का 4.5% है कि जनसंख्या 22% है, वर्ल्ड का 1.8 बिलियन है। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पे? ढाका में है, ठीक है। 2014 में स्थापित किया गया था। सचिवालय कहाँ पे इसका? कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। अब महासचिव की बात करें, इंद्रमणि पांडे जो है इनके महासचिव है, जो कि भारत के ही है, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। सचिवालय भी आपको ध्यान में रखना, स्थापना 1997 में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखो। इजरायल हमास युद्ध का एक स्रोत है, अल जजीरा ने अपना एक न्यूज आर्टिकल छापा, तो जाहिर सी बात है इसका जो टेंट जो होगा हमास की तरफ होगा, वैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजरायल पे हमला किया, ठीक है। तो हमला जो था 7 अक्टूबर 2023 को होता है। एक ऑपरेशन हमास के द्वारा लॉन्च किया जाता है जिसका नाम था तूफान अल अक्सा, ठीक है। अल अक्सा वहां पे मॉस्क है, क्या है अल अक्सा, क्या चीज का नाम है, तो वहां पे जेरूसलम में एक मस्जिद है, इसका नाम क्या है? अल अक्सा मॉस्क, ठीक है।
तो ऑपरेशन तूफान अलक्सा के तहत इजराइल पे हमला किया गया, ठीक है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई किया। तो इजराइल ने जिस ऑपरेशन के तहत जवाबी कार्रवाई किया उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो क्या बताया गया, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। क्या नाम है, तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के तहत जवाबी हमला किया गया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, हमने अपने नागरिकों को बोला से भाई साहब बाहर आइए। कौन सा ऑपरेशन हमने शुरू किया वहां से नागरिकों को निकालने के लिए, ऑपरेशन अच्छा। ऑपरेशन अजय, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। अब बात करें हमास की बात करेंगे तो इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन के द्वारा गाजा में किया गया। तो कहते हैं हमास को बनाने में इजराइल का भी हाथ है, क्योंकि जो यासीर अराफात की जो पार्टी जो थी, जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, क्या नाम था उसका, पीएलओ नहीं, क्या नाम है उसका, पीएलओ की कुछ नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, पीएलओ टाइप का है। यासिर अराफात की पार्टी को काउंटर करने के लिए हमास को बनाया गया था, बात की बात है, लेकिन इसके फाउंडर अहमद यासीन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जगह जो है काफी इंपोर्टेंट निकल कर आता है। सबसे बड़ा राफा क्रॉसिंग, गाजा का दक्षिणी भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है। तो राफा क्रॉसिंग की बात करेंगे, एक ऐसा बॉर्डर है जहां से लोग चाहे तो यहां से निकलकर कहाँ जा सकते हैं, तो मिस्र जा सकते हैं, ठीक है। सिनाई प्रायद्वीप की बात करेंगे, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ इलाका है ये किसका हिस्सा है, तो मिस्र का हिस्सा है, ठीक है। तो ये मिस्र का हिस्सा है, इसको आपको ध्यान में रखना। एक समय पे इजराइल ने इस पे अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में मिस्र के द्वारा इजराइल को जब मान्यता दी गई, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ये जगह जो था फिर से मिस्र को मिल गया, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला या फिर सिनाई प्रायद्वीप और राफा क्रॉसिंग दोनों काफी चर्चा में रहा था, ठीक है। अब आते हैं अल-अक्सा मस्जिद की बात करेंगे, तो पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहते हैं ऐसे जब मोहम्मद साहब जब मक्का मदीना की यात्रा पे थे तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पे बिताया था, ठीक है, आई थी कुछ रातें बिताई थी। तो अल-अक्सा मॉस्क की बात करेंगे तो इस्लाम जगत में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल माना जाता है। अब यहाँ पे बात करें कुछ लड़ाइयाँ होती है। 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग बाल्फोर घोषणा के नाम से जानते हैं। कौन सा घोषणा जानते हैं, ये ध्यान में रखे, पूछ बाल सकता है। बाल्फोर घोषणा का संबंध जो है आपका किससे है, तो ध्यान में रखना है किससे है, तो आपको इजराइल से है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाल्फोर घोषणा, ठीक है, ध्यान में रखना है। 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ, सबसे पहली बात। उसका 1956 में स्वेज नहर का संकट आया, ठीक है। स्वेज नहर का संकट क्या था, मिस्र जो था अरब का देश है, मिस्र जो है अरब का देश है, हालांकि अफ्रीका में पड़ता है। इज टोटली एंगेस्ट इजराइल। तो उसने बोला से देखो ये स्वेज नहर जो है ना, यहाँ से हम इजराइल को व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। तो जो उस समय जो अमेरिकी समर्थित जो देश थे, जैसे फ्रांस जो था और ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर क्या किया, से मतलब स्वेज नहर को मुद्दा बनाकर मिस्र के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। बाद में जवाबी कार्रवाई हुई, ठीक है, मिस्र के समर्थन में। उधर से आप देखोगे तो रसिया उतर गया, चाइना उतर गया। तो बाद में अमेरिका को लगा से चीजें बहुत खराब हो सकती, तो अमेरिका ने वार्न किया। किसको वार्न किया, फ्रांस को वार्न किया और ब्रिटेन को वार्न किया से बिना मेरे अनुमति के तुमने युद्ध में क्यों पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बहुत सारे सैंक्शन वगैरह लगाए गए। तो बाद में इजराइल भी बैकआउट किया, ठीक है, फ्रांस भी बैकआउट किया और आपका ध्यान में रखेंगे कौन बैकआउट किया, तो आपका ब्रिटेन भी बैकआउट किया, ठीक है। हालांकि उन लोग का अपना मुद्दा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, उसका नेशनलाइज किया जा रहा था। जब स्वेज नहर का नेशनलाइज होता तो अमेरिका और फ्रांस का बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि स्वेज नहर पे पूरी तरीके से था तो कहाँ पे, मिस्र में, लेकिन उस पर अधिकार की बात करेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार बना हुआ था, ठीक है। लेकिन जब वहां पे एक नेता आता है, काफी महत्वपूर्ण नेता था, काफी सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, जिसका नाम है कर्नल नासिर, ठीक है। तो कर्नल नासिर साहब आते हैं तो मिस्र का जो स्वेज नहर जो था उनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। उसके बाद ये लोग मिस्र के ऊपर आक्रमण करते हैं, ठीक है, ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। फिर से 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे देश जो थे अरब देशों के मिलकर इजराइल ने एक साथ पराजित कर दिया, ठीक है। इजराइल के पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलन हाइट्स जिसको हम कहते हैं, गोलन हाइट्स पे सीरिया का अधिकार है, ठीक है, और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र पर नियंत्रण कर लिया है, ठीक है। तो ये इस युद्ध में 1967 वाले युद्ध में क्या होता है ना, इजराइल ने पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया, गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, पूर्वी यरूशलेम पे अधिकार कर लिया, गोलन हाइट्स पे अधिकार कर लिया जो कि सीरिया का हिस्सा है, सिनाई प्रायद्वीप पे अधिकार कर लिया जो कि मिस्र का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन बाद में मिस्र ने क्या किया, से मिस्र ने संधि करता है, ठीक है, 1973 में एक संधि होती है
और उस संधि में यही शर्त था से भाई आप हमको एज ए नेशन के तौर पे मानो, ठीक है, आप हमें एक देश के तौर पर मानिए। और जब वो देश के तौर पर मानने के लिए जब तैयार होता तब जाके उनको सिनाई प्रायद्वीप दे दिया जाता है। हालांकि इसका बहुत ही भयावह परिणाम ये निकलता है से जब देश के तौर पे जब मान लिया जाता है ना मिस्र के द्वारा, तो जो शासक ने देश की मान्यता दी थी उसकी हत्या कर दी जाती है मिस्र में, ठीक है, चरमपंथियों के द्वारा। उसके बाद होता है 1973 में युद्ध होता है योम किपुर युद्ध में। इसे रमजान युद्ध और अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप पर गोलन हाइट्स को वापस लेने का प्रयास किया, ठीक है। आगे चल के होता है कैंप डेविड समझौता। तो कैंप डेविड समझौता काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब्राहमिक रिलीजन में कैंप डेविड का नाम आता है। दोनों के दोनों अब्राहमिक रिलीजन, चाहे इस्लाम हो चाहे आप बात करें यहूदी की बात करें, दोनों के दोनों अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक है। 1978 में इजराइल और मिस्र के बीच में शांति संधि होती है और इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस दे दिया। इसके बदले में मिस्र ने क्या किया, तो मिस्र ने मतलब इजराइल को एज ए राष्ट्र के तौर पे मान्यता दी। तो पहला अरब देश जो था आई थिंक यही था, मिस्र ही था, जिसने मतलब क्या किया, राष्ट्र के तौर पे मान्यता दिया। लेकिन वहां के राजा के बाद में हत्या कर दी गई, ठीक है। वहां का जो शासक जो था, मिस्र का शासक जो था, उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। ओस्लो समझौता होता है जहां पे बोला गया से भारत टू नेशन थ्योरी की बात कही गई। 1993 में होता, दो राज्य समाधान पे कार्यान्वयन किया गया। से भाई साहब ऐसा करो से कुछ हिस्सा जो है क्या नाम है, थोड़ा सा इजराइल को भी दे दो और थोड़ा सा फिलिस्तीन को भी दे दो और चीजों को सॉल्व कर लो। तो ओस्लो समझौता को लेकर आप ध्यान में रखना है क्या होता है ना, इजराइल तैयार भी हो जाता है। लेकिन इन लोग का कहना था से नहीं नहीं नहीं, इजराइल कहीं भी नक्शा पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर जाके फिर लड़ाई वगैरह शुरू होती है, तो बात बन नहीं पाती, तो ओस्लो समझौता धरा का धरा रह जाता है। भारत की बात करें कि भारत राज्य समाधान के, दो राज्य समाधान के पक्ष में है। हम भी चाहते से टू नेशन बन जाए, ठीक है। 26 अक्टूबर 1994 को इजराइल और जॉर्डन ने शांति संधि पे हस्ताक्षर किया, जिसको बोलते हैं इंतिफादा, ठीक है। ये पहला इंतिफादा था, ध्यान में रखना है, इंतिफादा पहला था। 87-90 तक पहला इंतिफादा चला। इंतिफादा का मतलब क्या होता है, फिलिस्तीनियों के द्वारा इजराइल पे, ठीक है, आक्रमण करना है, फिर तीव्र विरोध की अवधि जो थी वो चला, ठीक है। तो 87 से लेकर 90 तक पहला इंतिफादा चला। 2002 से लेकर 2005 तक दूसरा इंतिफादा चला, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो तीसरा इंतिफादा इसको कहा गया, थर्ड इंतिफादा, ठीक है। इजराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीनी विरोध की अवधि है। तो पहला जो था 87 से लेकर 90 तक और दूसरा जो था 2002 से लेकर 5 तक। 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने और औपचारिक रूप से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। यरूशलेम जो था यूएनए के अंदर, मतलब यूएनए द्वारा गाइडेड मतलब सिटी था, किसी का अधिकार नहीं था। यूएनए जो था अपने अधीन रखे हुआ था। लेकिन 17 में क्या होता है, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी गई, ठीक है। उसके बाद अब्राहम समझौता, यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में शांति समझौता था, ठीक है। तो ये जो हमारे ये थे क्या, अब्राहम समझौता जो था ना, इसके समय ट्रम्प के समय में हुआ था। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में एक शांति समझौता हुआ था, इसको अब्राहम समझौता के तौर पे जानते हैं, ठीक है। इससे पहले कैंप डेविड हुआ था, उसका अब्राहम था। तो ये कुछ जो था शुरू से लेके अभी तक की कहानी है, जो कि इजराइल और मतलब हमास के बीच में संघर्ष का ध्यान में रखना है। आप देखेंगे इसमें कौन सा देश किसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिकी समर्थित देश, ध्यान में रखेंगे। जनरली की बात करेंगे तो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी देश, ठीक है। हमास को समर्थन कहां से मिलता है, हमास को समर्थन मिलता है ईरान से। ईरान के समर्थित देश जैसे रसिया वगैरह हो गया या फिर नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गया, वो हमास को समर्थन कर रहा है। मेनली जो समर्थन जो करता है ना, इसको ईरान समर्थन करता है, ठीक है। ईरान में एक हजीबुल्लाह है, वो भी इसको समर्थन अपना देता है, ठीक है। इस तरीके से विश्व ये इजराइल जो है काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। अगर आपको अरब को कंट्रोल करना है तो उसके लिए अमेरिका चाहता है इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक कारण है, ठीक है। चलिए दूसरी बार इजराइल की बात करेंगे, स्थिति की बात करेंगे, तो ये एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, एशिया में पड़ता है, ठीक है। अब हम चलेंगे राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर की बात की अल जजीरा और फिर इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे कवर किया है। टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जो कैसे कैसे राम मंदिर की बात करेंगे, कहाँ से मतलब विवाद शुरू हुआ, किस प्रकार से चीजें होती है। तो 1528 में जब बाबर जब था भारत में, 1526 में है, 30 में उसका देहांत होता है। तो बाबर के अधीन मुगल कमांडर जिसका नाम था मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। तो बाबरी मस्जिद कहते हैं, इसका मतलब इसका निर्माण बाबर ने नहीं किया था, मीर बाकी ने किया था, जो कि मुगलों के अधीन क्या कमांडर था, ध्यान में रखना है। 1528 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका संघर्ष जो था ब्रिटिश के काल से प्रारंभ हो गया। 1859 में ब्रिटिशों ने इस स्थल को दो अलग अलग खंडों में विभाजित किया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई 1859 में, ठीक है।
अब क्या होता 1862 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। अलेक्जेंडर कनिंघम काफी ग्रेट पर्सनालिटी, इनको नए नए जगहों को खोजने का बहुत शौक था। भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते। बोध गया के मंदिर वगैरह का भी पता इन्होंने लगाया था। अशोक के अभिलेख को ढूंढने का भी पता इन्होंने लगाया था। तो बहुत सारी चीजें जो इनके समय में हुई। तो 62 ईस्वी में कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। ठीक है। और 1949 में जब आजाद होता तो सरकार ने इसे विवादित संपत्ति, ठीक है, घोषित कर दी। ठीक है, मतलब विवाद था। 76-67 की बात है, बीबी लाल के नेतृत्व में शपथ टाइम यहाँ पे खुदाई हुआ। बीबी लाल जो थे पुरातत्वविद है। हाल फिलहाल में इनका देहांत भी हो गया, पद्म भूषण से पुरस्कृत भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्थान के लिए भी जाने जाते बीबी लाल थापर पूरा नाम है। ठीक है। 6 दिसंबर 1992 का तारीख था। भीड़ के द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1992 में केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया। ठीक है, तो लिब्राहन आयोग ध्यान में रखना है। अयोध्या के घटना को जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग की गठन किया गया। साल था 2010। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदू और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया 2010 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के द्वारा। लेकिन केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन को एक ट्रस्ट को सौंपी जाए और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिमों समूह को दिया जाए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब उस स्थल को नहीं, ठीक है, कहीं दूसरे जगह पे स्थल मुसलमानों को दिया जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय, अध्यक्ष नृत्य राम गोपाल दास को बनाए गए। ठीक है, जो फैसला जो सुनाई गई वो 5 जजों की पीठ थी। 5 जजों की बेंच के द्वारा फैसला, उनके सदस्य निम्नलिखित थे। कौन कौन थे इसमें सदस्य, तो बात करेंगे। सीजीआई थे, चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई साहब। जस्टिस एस बोडवे थे, जो कि आगे चल के चीफ जस्टिस भी बनते हैं। डी वाई चंद्रचूड़ थे, ध्यान में रखना, जो कि आगे चल के चीफ जस्टिस बनते हैं। अशोक भूषण थे और एस अब्दुल नजीर। ठीक है, इसमें एक मुस्लिम पीठ को भी शामिल किया गया था, अब्दुल नजीर साहब को। ठीक है, साल 2020 आ गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्रतिष्ठापन किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम आते हैं, ये जो ऊपर की जो बातें थी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो कि हमारे लिए करंट का ये फैक्ट बनता है। यहां से प्रश्न आएंगे, ऊपर वाले से प्रश्न आने की संभावना कम होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे श्री राम जन्मभूमि की विशेषताएं की बात की। सबसे पहले मंदिर जो बनाया गया किस शैली से बनाया गया है, तो मंदिर उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने के जो बहुत ही पारंपरिक शैली जो है नागर शैली, उसी से मंदिर बनाया गया। ठीक है, वास्तुकार की बात करेंगे तो चंद्रकांत बी सोमपुरा है, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, काफी अधिक इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने मंदिर के वास्तुकार है। ठीक है, वास्तुकार की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे तो चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, एल&टी के द्वारा बना, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड टीईसीएल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 5 मंडप है, एक नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है, कीर्तन मंडप है। नागर शैली के मंदिर में मंडप की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, मंडप में क्या होता है, लोग खड़े हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गर्भगृह में देवता को रखा जाता है। मंडप में क्या होता है, जो सामूहिक त्योहार वगैरह जो कुछ भी होता है तो मंडप में लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है, कीर्तन मंडप है। ठीक है, मंदिर कैसी है, तो 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाजा है। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे तो 380 फीट पूर्व पश्चिम में, 250 फीट चौड़ाई है, ध्यान में रखने का। ऊंचाई की बात करेंगे तो 161 फीट ऊंचाई, तो आप केवल ऊंचाई इसमें से याद कर लो, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए काफी लंबे समय तक रहेगी। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक नाम राम दिया है। ठीक है, तो नागरशैली के मंदिर में जैसे मंडप बना है जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो गर्भगृह में क्या होता है, तो गर्भगृह में देवता को रखते हैं। ठीक है, तो देवता का जो रूप जो है उसमें आपको ध्यान रखना है श्री राम प्रभु का बालक रूप का दिया गया है। ठीक है, बालक रूप है वहां पे, जिनका नाम बालक राम है। परिसर के चारों कोनों पे सूर्य देव है, देवी भगवती, माँ दुर्गा जिनको कहते हैं, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में रखिएगा नागरशैली के मंदिर में मुख्य में तो देवता होता है ना, और चारों कोना पे मतलब क्या है, 4 मंदिर भी बनाया गया है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर की बात के महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनेगा, महर्षि वशिष्ठ जी का मंदिर बनेगा,
महर्षि अगस्त्य जी के मस्जिद बनेगा, निषाद राज जो कि श्री राम प्रभु के मित्र थे उनका मंदिर बनेगा, माता सबरी का मंदिर बनेगा, जटायु जी का मंदिर बनेगा, देवी अहिल्या को समर्पित भी मंदिर बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बोला मंदिर के वास्तुकार कौन थे, तो सोमपुरा साहब और उनके पुत्र। ठीक है, पूरा नाम मैंने क्या बताया था, क्या बताएंगे मैं, चंद्रकांत बी सोमपुरा और निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने इनके मिलकर डिजाइन किया था। लेकिन अगर पूछेगा, अब आते हैं देवता के ऊपर, आते हैं भगवान जो थे उनको किसने डिजाइन किया, तो भगवान राम की 3 मूर्तियों के निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोगों ने मूर्ति का निर्माण किया। ठीक है, अरुण योगीराज ने, सत्यनारायण पांडे जी ने और गणेश भट्ट ने किया। लेकिन अरुण योगीराज जी के द्वारा निर्मित 51 इंच की जो मूर्ति जो था ना, उनको प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। तो श्रेय किसे जाएगा, तो अरुण योगीराज को जाएगा। ठीक है, आखिर बाकी लोगों ने भी बनाया था, लेकिन अंतिमतः इस मंदिर को मतलब क्या किया गया, तो चुन लिया गया। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। यहाँ से एक प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसे आप लोग अच्छा से करें और इनके सारे फैक्ट को आपको क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी से संबंधित जो भी फैक्ट आपको मिलता है उसको आप लोग एक बार क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पे भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था, 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कहाँ पे हुआ, पितोझिया गांव में हुआ था। ठीक है, पितोझिया गांव के अब कर्पूरी ग्राम कहते हैं, जो कि समस्तीपुर जंक्शन से जस्ट पीछे है। ठीक है, समस्तीपुर जंक्शन पे कभी कभी ट्रेन वगैरह वो नहीं होता, लाइन वगैरह खाली नहीं होता, यहाँ पे गाड़ी थोड़ा देर के लिए रुकती है। 1988 में उनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, जननायक कहते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, ठीक है, उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। ठीक है, ताजपुर समस्तीपुर में पड़ता है, तो वहां से इन्होंने जीत हासिल की थी। ये ध्यान रखिए, ताजपुर विधानसभा चुनाव से लड़ते थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कम कम समय के लिए ही रहे। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक मुख्यमंत्री रहे। आपसे पूछा जा सकता है किस पार्टी से मुख्यमंत्री रहे थे, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मुख्यमंत्री रहे थे। किस पार्टी से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। इंपॉर्टेंट है, पार्टी का नाम ही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से फिर मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 1977, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से भी मुख्यमंत्री रहे थे। 1977 में थोड़े समय के लिए संसद भी बने थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब क्या किया था, मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को विषय के रूप में हटा दिया था। अब बिहार का दूसरा जो राजकीय भाषा उर्दू के रूप में शुरू करने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। ठीक है, और मैट्रिक के परीक्षा में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, जिससे बिहार के बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे, तो उसको इन्होंने हटा दिया था। 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, तो नीतीश कुमार वॉज द नॉट फर्स्ट। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में शराबबंदी की थी 1970 में। कर्पूरी ठाकुर की बात करें, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला की बात करेंगे, तो 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, ध्यान रख कितना दिया था, तो 26% आरक्षण दिया था, जिनमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल था। अभी जो आप ईडब्ल्यूएस देख रहे हो ना, उनको भी आरक्षण दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको भी। ओबीसी को 12% था। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ध्यान में 8%, महिलाओं को ध्यान में 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% आरक्षण देने की बात की गई थी। इसको कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि आगे चल के ओबीसी के आरक्षण के लिए कमीशन बनाया जिसको मुंगेरी लाल आयोग कहते हैं। ठीक है, मुंगेरी लाल आयोग। ठीक है, तो मुंगेरी लाल आयोग जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ध्यान में रखना है, मुंगेरी लाल आयोग। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर भारत रत्न के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली बार भारत रत्न किसी प्रकार का उपाधि नहीं है, एक प्रकार का अवार्ड है, पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस पर 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, हालांकि इसका कोई संवैधानिक प्रावधान वगैरह नहीं है, लेकिन 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे। पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री रहे। एम एस स्वामीनाथन जी को दिया गया। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक और साथ में
सदाबहार क्रांति के भी जनक, ठीक है, जिसको बोलते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन। जब हरित क्रांति जो फ्लॉप होने लगा, उसके बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव देखे जाने लगे, स्पेशली प्रकृति को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए, तो बाद में सदाबहार क्रांति लॉन्च किया गया था। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन का शब्द जो था स्वामीनाथन जी ने ही दिया था, ठीक है। पुरस्कार की कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास से किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा व उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले पुरस्कार की बात करेंगे तो तीन लोगों को दिया गया था, लेकिन सबसे पहले अगर पूछेगा ना तो सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और फिर सीवी रमन है। सबका नाम आर से है, आर फॉर राजगोपालचारी साहब, आर फॉर राधाकृष्णन साहब, आर फॉर रमन साहब, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात की इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति की बात करेंगे तो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद अगर इंपोर्टेंट की बात करेंगे, कर्पूरी फार्मूला एक बार आप लोग देख लेना। शराबबंदी 1970, मुंगेरी लाल कमीशन, उर्दू को राजकीय भाषा के तौर पे दूसरा राजकीय भाषा के तौर पे दर्जा दिया था, जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। पार्टी का नाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार चुनाव जीते, ठीक है, मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और साथ में आपको ध्यान रखा ताजपुर विधानसभा सीट, ठीक है। तो यही से प्रश्न अगर आना होगा तो आ जाएगा। अब आते हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में भी हम लोग सर जान ये लेते हैं, ठीक सांसद है। कर्पूरीलाल सर, ये सांसद किस लोकसभा क्षेत्र से सर? समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से ही होंगे, ठीक है। समस्तीपुर खुद ही लोकसभा क्षेत्र है, मुझे नहीं जानकारी, एक बार देख लीजिए आप लोग। ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से तो चुनाव लड़ते थे, ठीक है, वो हमेशा ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से ही लड़े, लेकिन सांसद के लिए कहाँ से थे एक बार आप लोग को चेक करना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी जब समाप्त हुआ था ना 77 में, जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से पराजित हुई, तो उस साल ये चुनाव लड़ रहे थे और कुछ समय के लिए सांसद भी थे। हालांकि सांसद से रिजाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आगे चल के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। रीजन क्या था, 77 में ही सांसद बने, और ध्यान में रखेंगे 77 में ही मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए इन्होंने सांसद के पद से रिजाइन किया था। तो एक बार आप लोग चेक कीजिए किस क्षेत्र से सांसद थे, समस्तीपुर ही होना चाहिए। वैसे देख लीजिए, समस्तीपुर विधानसभा है, सॉरी लोकसभा है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, 50वां भारत रत्न सम्मान इनको दिया गया, सम्मानित करने की घोषणा की गई, 50वां है। जन्म की बात करेंगे तो कराची में इनका जन्म हुआ था 1927 में, 8 नवंबर 1987 को कराची में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 6 अप्रैल 1980 को जब भाजपा का गठन किया गया, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, पहले तो जनता पार्टी टूटती है, उसी से कुछ नेता निकलकर भारतीय जनता पार्टी के गठन किया जाता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे प्रमुख नेता का हाथ रहा था। आडवाणी साहब वन ऑफ देम। वे नेत्रा के उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे, ठीक है। तो नेत्रा के उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे आडवाणी साहब। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था बैंगलोर से। उन्होंने 1979 में द पीपल बेट्रेड नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, द पीपल बेट्रेड मतलब धोखा देना, ये इनकी पुस्तक थी। इनकी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ की बात करेंगे, इनकी आत्मकथा जो कि आई थिंक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जब मंदिर का जो राजनीति जिस समय होता है, जिस समय मंदिर पॉलिटिक्स जब शुरू होता है, मंदिर का जिस समय राजनीति अपने चरम पे था 90 के दशक में, तो ये उस समय रथ यात्रा शुरू किए थे, ठीक है। रथ यात्रा जो था वो सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। सोमनाथ गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में कहा जाने वाला था, तो अयोध्या में राम मंदिर के पास में जाके समाप्त होता था। बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार किए जाते, ठीक है। गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी जो थे उस समय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे समस्तीपुर को, आर के सिंह थे, ठीक है, जो कि अभी बीजेपी में बहुत बड़े पद पे, आई थिंक कैबिनेट मिनिस्टर है आर के सिंह, ठीक है। तो आर के सिंह के द्वारा गिरफ्तार करने का आदेश इनको दिया जाता है, ठीक है। कैबिनेट में मिनिस्टर है आई थिंक उस समय, आई थिंक वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे आर के सिंह। और लालू यादव की सरकार थी। लालू यादव की सरकार जनता पार्टी के दबाव में आके जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, किसकी सरकार थी 1990 में, जिसकी भी सरकार रही उस सरकार को समर्थन बीजेपी दे रही थी, ठीक है। हालांकि बाद में बीजेपी ने क्या किया, अपना हाथ वापस लिया, 1990 में सरकार गिर गई। आई थिंक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही, नहीं किसकी सरकार थी मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई थी 1990 में। चंद्रशेखर होंगे आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू होती है, और जब बिहार में जब पहुंचती है 22 अक्टूबर 1990 की रात में समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, ठीक है। लालू यादव की सरकार थी, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इनको जिस जेल में रखा जाता है ना, हजारीबाग जेल में रखा जाता है, ठीक है।
हेलीकॉप्टर से हजारीबाग जेल में इनको भेजा गया था उसी दिन। मतलब राजनीतिक गिरफ्तार था, कैदी की तरह गिरफ्तार नहीं किया गया, बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, लालू यादव का कहना था। हाँ, कलकत्ता ले गए थे ना। नहीं नहीं, हजारीबाग जेल में आप एक बार चेक करो। कलकत्ता जेल में कैसे रख सकता है बताइए, बिहार सरकार गिरफ्तार करके। नहीं ठीक है, नहीं, वेस्ट बंगाल के जेल में रखे। गेस्ट हाउस में रखा था। नहीं, हजारीबाग में रखे होंगे। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कीजिए, हजारीबाग, मुझे जहां तक याद है हजारीबाग में। ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, विध्वंस होता है। ठीक है, इस समय मोदी जी भी थे हमारे। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, ये सब कुछ इनके होता है, ध्यान में रखना है। तो ये हमारे थे अडवाणी साहब, देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, जब अडवाणी साहब देश के गृह मंत्री थे, ध्यान रखना है। कारगिल युद्ध के साथ 99, 2001, जब वाजपेयी जी की जब दूसरी बार जब सरकार बनी थी ना 1999 से लेके 2004 तक, तो आई थिंक उस समय ये गृह मंत्री थे। और हाँ, गृह मंत्री थे देश के, बिल्कुल। 1967 से 70 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। 1970 में जनसंघ के टिकट से राज्यसभा का चुनाव लड़े थे। ठीक है, जनसंघ, भारतीय जनसंघ, जिनके फाउंडर जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, कह सकते हैं पेरेंट पार्टी ऑफ बीजेपी। बीजेपी का उत्पत्ति कहाँ से, भारतीय जनसंघ से हुआ ना, क्योंकि जनसंघ के जो बड़े नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कश्मीर पॉलिटिक्स में उनका देहांत हो जाता है कश्मीर के जेल में। उसके बाद उनके दूसरे बड़े नेता जो थे, जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय जी, मुगल सराय जंक्शन पे, ठीक है, मुगल सराय जंक्शन पे संदिग्ध स्थिति में वो मृत पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भारतीय जनसंघ के कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बैठा, तो उसके बाद आडवाणी जी, और मतलब क्या होने लगते हैं ये चीजें जो आती किनके हाथों में आ जाती है, तो आडवाणी जी और वाजपेयी जी के हाथों में। ठीक है, तो आगे चल के 1980 में भाजपा की नींव रखी जाती है। ठीक है, 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने। राज्यसभा के सदन के नेता भी बने 1977 में। ठीक है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लोकसभा के लिए पहली बार कब चुने गए, तो 1989 में चुने गए। ठीक है, 7 बार लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से 6 बार गांधीनगर से सीट से। अभी आखिरी बार जो थे ना, वो भी आई थिंक गांधीनगर के सीट से ही थे, एक बार दिल्ली के सीट से चुने गए थे। 4 बार मतलब राज्यसभा के सदस्य चुने गए, ये भी ध्यान में रखना है। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो 7वें उप प्रधानमंत्री के, हाँ ये बताया ना, 2098 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के पद में काम किया। 99 वाजपेयी जी की सरकार, 98 तो कुछ समय के लिए बनी थी, उसके बाद गिर जाती है, फिर 99 में सरकार बनती जो कि 2004 तक पूरे रही, तो उसमें ये गृह मंत्री थे। और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, हालांकि भाजपा नहीं जीत पाती है, हार जाती है। ठीक है, तो 2009 में भी भाजपा हारती है। तो 4 से लेके 4 में भाजपा की पार्टी, मतलब भाजपा की सरकार 4 में समाप्त होती है। 4 में चुनाव होता है, 4 से लेके 9 तक मतलब क्या होता है, नहीं जीत पाती है भाजपा। फिर 9 में चुनाव होता है, फिर 9 में हार जाती है, 9 से लेके 14 तक नहीं जीत पाती है। फिर 14 में मोदी जी आते, जो कि 14 से 19, 19 से 24 और 24 से लेके अभी आप देखो 29 वगैरह जो भी होगा, तब तक लगातार 3 बार। ठीक है, ये सारे कहानी था इनके बारे में, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। एक बार मैं 1-2 चीजें रिपीट कर दे रहा हूँ उसमें, क्योंकि हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। भारतीय जनसंघ से सबसे पहले अध्यक्ष बने थे 1972 में। 77 में जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे। 1989 में पहली बार दिल्ली सीट से चुने गए थे, जो कि 9वीं लोकसभा थी। 7 बार लोकसभा के मतलब सदस्य बने थे, जो कि 6 बार गांधीनगर से, 1 बार दिल्ली के सीट से। भारत के उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया, 7वें उप प्रधानमंत्री, और भारत के गृह मंत्री के तौर पर भी काम किया है, ध्यान में ये भी रखना है। और भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी रहे थे। अब आते हैं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जाट नेता, बहुत प्रमुख नेता, बड़े दावेदारी के साथ बड़ा शानदार भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, जाट थे चौधरी चरण सिंह। 22 दिसंबर 1902 को मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये 91 भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने थे। 1946 में आजादी के समय गोविंद बल्लभ पंत की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। 1907 में भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इनका नाम बदलकर लोकदल रख दिया। 1907 में नहीं होगा भाई,
ठीक है, लोकदल की बात करेंगे, ये गलत मुझे लग रहा है। ठीक है, डाउटफुल है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1907 में तो 5 साल के रहे होंगे, क्या पार्टी बनाएंगे उस समय ये। 67 ठीक होना है, चाहिए सर, जैसे आगे दिया है ना सर 1967 से। आई थिंक हाँ ठीक है, 67 होना चाहिए। 1967 में भी होगा। ठीक है, हम्म, 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बनते हैं, ध्यान में रखना है। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार में ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई और इसके लिए किसान घाट नामक एक स्मारक बनाया गया। ठीक है, तो किसान घाट जो है इनकी स्मारक है। ठीक है, किसान दिवस मनाते हैं इनके जन्म दिवस के रूप में, ध्यान रखेंगे 23 दिसंबर को, ध्यान में रखना है, किसान दिवस मनाते हैं। तो किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश में जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 पेश किया गया था। ठीक है, कृति विषय पर उन्होंने किताबें लिखी, भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाकी, ठीक है, भारत का आर्थिक दुस्वप्न। ठीक है, भारत का खाका ही होगा, सॉरी, भारत का दुस्वप्न, कारण और उपचार। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन की बात की जमींदारी उन्मूलन है, सहकारी खेती और एक्सरे, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उनके समाधान इत्यादि जो है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है, 51 नंबर के भारत रत्न से सम्मानित थे। 1902 में मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जो पार्टी का नाम था, ध्यान रखें, लोकदल नामक पार्टी बनाई थी, जो कि अभी भी यूपी में सरकार बनाने में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लोकदल की कौन है, एक महिला है ना, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, क्या नाम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, एक महिला है ना अभी उसका पार्टी की हेड, अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल, वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अभी भी नहीं सरकार सर, बनाने में ना लोक कुछ दल की नहीं है सर, वो अपना दल की है। अपना दल की है। अच्छा अच्छा, अपना दल की है, ठीक है, लेकिन ये लोकदल है अभी यूपी में। ठीक है, अब आते हैं भारत रत्न। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, पूरा नाम था पामुला, पामुला पाटी बेकंट नरसिम्हा राव। ठीक है, 52वां भारत रत्न इनको सम्मानित किया गया। 1921 में इनका जन्म तेलंगाना में हुआ था। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चौथे मुख्यमंत्री बने थे 1971 में, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में इन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया था। ठीक है, विदेश मंत्री के तौर पे, मानव संसाधन विकास मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शिक्षा मंत्री के तौर पर भी जानते रहे, रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था। ठीक है, 1991 में, ठीक है, 21 जून 1991 का भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कार्यकाल इनका रहा, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ग्रेट पर्सनालिटी, जितना भी अगर मैं कहूं तो मेरे हिसाब से भारत के दूसरा सबसे प्रधानमंत्री की बात करें, भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री में किनका हाथ कौन है, तो कहीं ना कहीं पहला दूसरा नंबर पे, पहला अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो दूसरा नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव वाजपेयी जी। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, नेहरू जी के आसपास ही मतलब ये रहेंगे। ठीक है, 3 प्रधानमंत्री काफी ग्रेटेस्ट माने जाते हैं, नेहरू जी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्योंकि इनके समय में आर्थिक सुधार बहुत बड़ा हुआ। अभी हम लोग जो इतने सब कुछ इतने अच्छे से करें, कहीं ना कहीं पीवी नरसिम्हा राव जी का बहुत बढ़िया था। आप बोलोगे सर मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह तो ठीक है उस समय विदेश मंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह को जब फ्री हैंड नहीं मिलता तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। क्रियान्वयन जो होता है भले ही प्रधानमंत्री ही करते हैं, भले ही उसको फॉलो करने का उन्हीं के आदेश पे कोई दूसरा करे, वो दूसरी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर जयशंकर साहब इतने अच्छे से अगर काम कर रहे हैं, पाटेदार बोल रहे हैं, ठीक है, और आप लोग हम लोग रील्स वगैरह में देखते हैं, कहीं ना कहीं उसको बैकअप मोदी जी के पीछे प्राइम मिनिस्टर मजबूत है, तभी जाके मतलब सारी चीजें हो रही है। ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो था 1992 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। उसके बाद 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास बेई, ठीक है, ध्यान रखना है, बेई पादागलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान प्रकाशित किया। उनकी आत्मकथा द इनसाइडर, पूछा हुआ एग्जाम में, वीवीआई कई बार पूछा जाता है, द इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुई। एलपीजी सुधार, क्या होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ में ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम लोग वैश्वीकरण, उदारीकरण और ये क्या होता है प्राइवेटीकरण। ठीक है,
और प्राइवेटाइजेशन जिसको कहते हैं, हाँ। तो तीनों जो था इनके द्वारा पेश किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। 1992 में एनएसई की स्थापना जो होती, ये भी बहुत बड़ी एक काम था, एनएसई की स्थापना करना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित किया गया। सेबी वगैरह जो था इनके समय में आया था, ठीक है। सेबी वगैरह जो जानते हैं 1992 जो सेबी के 82 अधिनियम में। के द्वारा उसको, नहीं जी। 92 नॉट 82, 92, ठीक है। सेबी को जो वैधानिक मान्यता जो दी गई, ठीक है, 92 में दी गई थी। हालांकि सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी, ठीक है। इनके समय एक और भी महत्वपूर्ण काम का हमारे यहाँ जो आप देखेंगे तीसरे स्तर की सरकार जो है, जो कि विकेंद्रीकरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसको अब बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, सो लाइट चली गई है। अभी आवाज आ रही है क्या? अच्छा यस सर। सर अब सर मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर दीजिए। हाँ सर जो आपने लोकदल की बात की थी वो आरएलडी है सर, राष्ट्रीय लोकदल, और उसके नेता इस समय जो काफी प्रोमिनेंट हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं, जयंत चौधरी नाम है सर उनका। हाँ, जयंत चौधरी, वही तो उनका पुत्र ही तो है। जयंत चौधरी जो है इन्हीं का पुत्र है, पुत्र है कि पोता है? ठीक है। होता है। पोता पोता है है, सर। पोता है कि पुत्र नहीं पता, लेकिन इनके फैमिली से पोता है, ठीक है। इन्हीं के फैमिली से है, ठीक है। हाँ, होता है पोता पोता होंगे जो भी होंगे, लेकिन अब इन्हीं के फैमिली से, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुई। 73वां 74वां जो हमने पंचायती राज को जो संवैधानिक मान्यता जो दिया, ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुई थी। लेकिन इसके पीछे राजीव गांधी जी का बहुत मेहनत था, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो राजीव गांधी जी के योगदानों को पंचायती राज को मान्यता देने में भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन शासनकाल जो था, जहां पर अधिनियम पारित हुआ, इस समय यही थे, क्योंकि राजीव गांधी जी का इस समय क्या हो गया था, देहांत सर्वा हो गया था, ठीक है। राजीव गांधी का देहांत और 1991 में, सही है ना, 1991 ना। इसी जी में सर। तमिलनाडु में। 21 मई को शायद हुआ था। तमिलनाडु के, हाँ 21 मई को सद्भावना दिवस मना, तमिलनाडु के पेराम्बूर में। पेराम्बूर में। अब आते हैं भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक है। 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ था, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया, ठीक है। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। ये 53वें भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। कुछ संबंधित तथ्य है, पूछा जा सकता है, देख लीजिए। 1961 से 72 के बीच में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक रहे, जिसको आईसीएआर क्या बोलते हैं उनको, भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, के संस्था के निदेशक रहे, जो कि यहाँ पे है, दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे 72 से लेकर 79 तक। 79 से 80 में कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे। 1982 में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला मनाली, फिलीपींस। मनीला, सॉरी, मनीला मनीला, ठीक है, फिलीपींस में है। वहां पे महानिदेशक के तौर पे भी नियुक्त किए गए, ठीक है। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बने थे, क्योंकि उस समय ना किसान वगैरह बहुत हत्या कर रहे थे, ठीक है, आत्महत्या कर रहे थे। तो वहां पे ना उसकी जांच करने के लिए भी इनको बनाया गया था, ठीक है। 7 से लेकर 13 तक राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी काम किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 से लेकर 13 राज्यसभा में संसद भी रहे, ठीक है। यह प्रश्न आपसे उठाया जा सकता है, क्योंकि इनका क्षेत्र नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा पुरस्कार इनको मिला है, जैसे 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से दिया गया। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार इनको दिया गया। 87 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया जाता है ना, इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। यूएनईपी सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। 1999 यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक इनको दिया गया 99 में। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और 4 फ्रीडम मेडल भी इनको 2000 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, जो कि इसमें नहीं दिए हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है, 61 में भटनागर पुरस्कार दिया गया, जो कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए दिया जाता है। 67 में पद्मश्री मिला। 72 में पद्म विभूषण मिला। 89 में पद्म विभूषण मिला। 99 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। मतलब देश का जो भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सब इनको मिल चुका है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है।
हमारे यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 में हुई थी। ध्यान में रखना है। बहुत सारे कहानी है इसके पीछे, लेकिन क्या ही बात करूं, बस इतना ही आपको ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर कहते हैं इंडियन, ओ क्या बोलते हैं इसको यार, भारतीय कृषि इंडियन अनुसंधान काउंसिल ऑफ संस्था, ठीक है, एग्रीकल्चरल आईसीएआर के नाम रिसर्च। से रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सलामा वित्त आयोग। छोड़ दूं, कल पढ़ाऊं कि करवा दूं सलामा वित्त आयोग? करवा दे, छोड़ दे? ऑलरेडी करवा दीजिए। 45 मिनट हो चुकी है क्लास। 45 मिनट क्लास हो गया है, कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कल इसको करवाएंगे। ठीक है।